स्वागत है इस नए गहन विश्लेषण में। आज का जो विषय है ना वो कुछ ऐसा है जो बिल्कुल हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उस पर शायद ही कभी गौर करते हैं। अक्सर जो चीजें रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती हैं वो अनदेखी ही रह जाती हैं। बिल्कुल। तो बात हो रही है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की। मतलब अगर कोई भी इंसान अपनी दिनचर्या को देखे तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम न जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। कारखानों में बना हुआ फोन हो या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर खेतों में उगाया गया अनाज या किसी दूसरे देश से आई हुई कोई मशीन, जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अपने आप तो उड़कर हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाती। हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और जटिल नेटवर्क काम कर रहा होता है। एकदम सही। एक ऐसा नेटवर्क जो कभी सोता नहीं है। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि परिवहन, संचार और व्यापार किस तरह एक विशाल देश को निरंतर गतिमान रखते हैं। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे आसपास मौजूद ये सड़कें, रेलवे की पटरियां और जो इंटरनेट के केबल बिछे हैं, ये केवल कंक्रीट और तारों का बेजान ढांचा नहीं है। ये असल में एक जीवंत अर्थव्यवस्था की नसें हैं। ठीक है, इसको अनपैक करते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि परिवहन के बिना तो विकास के बारे में सोचना भी बेमानी है। एकदम सही कहा। परिवहन, संचार और व्यापार, ये तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक समय था जब व्यापार और परिवहन बहुत सीमित इलाके तक सिमटे हुए थे। लोग बस वहीं का सामान इस्तेमाल करते थे जो उनके आसपास बनता था। बिल्कुल। लेकिन फिर विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ और पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज इन आधुनिक और बहुत ही तेज रफ्तार साधनों की वजह से ये पूरी दुनिया सिमट कर एक विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज बन गई है। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश को जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, मौसम और जमीन का रूप बदल जाता है, उसे एक साथ जोड़े रखने में इन साधनों का कितना बड़ा हाथ है। तो मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ इस बात पर नहीं टिकती कि वो कितना सामान बना रही है। बिल्कुल नहीं। वो इस बात पर टिकती है कि वो उस सामान को कितनी तेजी से और कितने सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंचा सकती है। और जब हम सामान पहुंचाने या इस बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जमीन के रास्ते ही आते हैं। मेरा मतलब है सड़कें और रेलवे। हाँ, जमीनी परिवहन ही सबसे बड़ा आधार है। अब ये जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि सड़कों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा होगा? अगर हम स्रोत सामग्री के हालिया आंकड़ों की बात करें तो भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। 62 लाख? वाह। हाँ, 62.16 लाख किलोमीटर 2020-21 के अनुसार। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये इतना लंबा है कि इससे पूरी धरती के कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। धरती के कई चक्कर, ये तो सच में अद्भुत है। और मुझे इस बात पर हमेशा अचरज होता है कि हमारे देश में सड़कों का इतिहास रेलवे से भी बहुत पुराना है। हाँ, बिल्कुल पुराना है। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेनें बड़ी और ताकतवर होती हैं तो वो बेहतर होंगी, लेकिन आज भी कई मायनों में सड़कें रेलवे पर भारी पड़ती हैं। वो कैसे? जैसे कि एक सड़क बनाने का जो शुरुआती खर्च है वो रेलवे का ट्रैक बिछाने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ट्रेन के लिए तो बिल्कुल सीधी और समतल जमीन चाहिए, है ना? हाँ, ग्रेडियंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जबकि सड़कें तो किसी भी उबड़-खाबड़ रास्ते पर अपना रास्ता बना लेती हैं। बिल्कुल, और यही सड़कों का सबसे बड़ा सुपर पावर है, उनका लचीलापन। पहाड़ों की उन गहरी खाइयों और खड़ी ढलानों को देखिए जहां ट्रेन की पटरियां बिछाना इंजीनियरिंग के लिहाज से लगभग नामुमकिन है। वहां भी सड़कें सांप की तरह बल खाते हुए पहुंच जाती हैं। हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में तो जीवन पूरी तरह सड़कों पर ही निर्भर है। और एक बहुत व्यावहारिक फायदा भी तो है। अगर किसी को कम दूरी के लिए थोड़ा सा सामान भेजना है तो वो पूरी की पूरी मालगाड़ी तो बुक करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, वहां ट्रक या टेम्पो ही काम आते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात, सड़कें डोर टू डोर यानी घर तक सर्विस देती हैं। ट्रेन आपके घर के दरवाजे पर आकर तो रुकेगी नहीं। सही बात है। ट्रेन पकड़ने के लिए भी तो पहले सड़क के जरिए ही स्टेशन तक जाना पड़ता है। हाँ, तो एक तरह से सड़कें बाकी सभी ट्रांसपोर्ट के लिए एक फीडर की तरह काम करती हैं। और ये सड़कें भी कोई एक जैसी नहीं होती, इनकी पूरी एक हायरार्की है। हाँ, अलग अलग स्तर हैं इनके। सबसे ऊपर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाला 6 लेन का एक बहुत ही चौड़ा सुपर हाईवे है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। इसी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर को कन्याकुमारी से, जिसे उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, और असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा गया है।
इसका सीधा सा मकसद यही था कि देश के बड़े शहरों के बीच की दूरी भी कम हो और सफर का समय भी बचे। और इन सुपर हाईवेज के बाद नंबर आता है राष्ट्रीय राजमार्गों का, यानी नेशनल हाईवेज, जो देश के कोने कोने को जोड़ते हैं। फिर होते हैं स्टेट हाईवेज, जो राज्यों की राजधानियों को उनके अलग अलग जिलों से मिलाते हैं। और फिर जिलों के अंदर चलने वाली जिला सड़कें। बिल्कुल। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर हमारी असली अर्थव्यवस्था टिकी है, और वो हैं ग्रामीण सड़कें। हाँ, और यहीं पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है। हाँ, बहुत सही कहा। इस योजना ने एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया कि हर गांव को किसी पक्की सड़क के जरिए नजदीकी शहर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ऐसी सड़क जो बारिश के मौसम में भी चालू रहे। और सड़कों की बात हो और सीमाओं की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। पहाड़ों और सीमाओं पर सड़कें बनाने वाले सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण होगा बीआरओ द्वारा बनाई गई अटल टनल। वो वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है ना? 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सुरंग समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरकर बनाई गई है। ये बहुत ऊंचाई है एक टनल के लिए। जरा सोचिए, पहले लाहौल स्पीति घाटी के लोग सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से 6-6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट जाते थे। कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना नामुमकिन। बहुत कठिन जीवन था। लेकिन आज इस सुरंग की वजह से वो रास्ता साल भर खुला रहता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, उन लोगों के लिए सचमुच एक जीवन रेखा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सड़कों के इतने बड़े और कामयाब जाल के बावजूद भारतीय रेलवे के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। वो तो है। सड़कें भले ही हमें घर तक छोड़ दें, लेकिन जब बात लाखों टन कोयला, लोहा या अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की हो, या एक साथ हजारों लोगों को रोजाना सफर करना हो, तो रेलवे ही इस देश की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। बिल्कुल। 150 से भी ज्यादा सालों का इतिहास है रेलवे का। हाँ, 150 से भी ज्यादा सालों से रेलवे ने सिर्फ माल और सवारियों को नहीं ढोया है, बल्कि इसने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया है। 1853 में जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, जो सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर था। बिल्कुल, सिर्फ 34 किलोमीटर, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर लंबे रूट तक फैल जाएगा। और रेलवे का ये नेटवर्क भी अलग अलग तरह का होता है। अक्सर लोग सुनते होंगे कि ये ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है। ये असल में पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। गेज का एक रूप होना बहुत जरूरी है। पूरे देश में कैसे घूमेगी, इसीलिए अब ज्यादातर नेटवर्क को एक ही चौड़ाई यानी ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, ताकि ट्रेनें बिना रुके कहीं भी जा सकें। आज हमारा रेलवे 17 जोन में बटा हुआ है। सही जानकारी दी आपने। लेकिन मैं सोच रही थी कि इतने बड़े देश में पटरियां बिछाना कोई बच्चों का खेल तो रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रेलवे ट्रैक बिछाना प्रकृति के साथ एक तरह की जंग लड़ने जैसा है। उत्तरी भारत के समतल मैदानों में तो ये काम थोड़ा आसान था, क्योंकि जमीन सीधी थी और आबादी भी ज्यादा थी। लेकिन वहां भी बड़ी बड़ी नदियों पर विशाल पुल बनाने की चुनौती तो रही होगी। हाँ, नदियों का फैलाव बहुत बड़ा होता है वहां। वहीं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण के पठारी इलाकों में पटरियां बिछाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ा, सुरंगें बनानी पड़ी। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां रेत खिसकती रहती है, गुजरात के दलदली इलाकों में या मध्य प्रदेश और झारखंड के घने जंगलों में रेलवे ट्रैक बिछाना और उसे मेंटेन करना एक दुष्स्वप्न जैसा था। जैसे पश्चिमी तट पर जो कोंकण रेलवे बनी है, उसने सफर तो आसान कर दिया, लेकिन वहां तो अक्सर पटरियों के धंसने या पहाड़ दरकने की खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। और सिर्फ प्राकृतिक चुनौतियां ही नहीं है, रेलवे को आज भी कुछ बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। इसके अलावा बिना किसी आपातकालीन स्थिति के सिर्फ अपने मजे के लिए ट्रेन की जंजीर खींच देने की जो आदत है, वो पूरे नेटवर्क को धीमा कर देती है। ओह हाँ, चेन पुलिंग। एक ट्रेन रुकती है तो उसके पीछे आने वाली 10 ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जिस व्यवस्था पर हमारा पूरा जीवन टिका है, उसे सुचारू रूप से चलाने में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। खैर, ये तो हुई उन रास्तों की बात जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अब हम परिवहन के उस माध्यम की तरफ बढ़ेंगे जो जमीन के नीचे बिल्कुल हमारी नजरों से छिपकर काम करता है। मैं बात कर रही हूँ पाइपलाइन नेटवर्क की।
पाइपलाइंस। आमतौर पर जब भी पाइपलाइन शब्द का इस्तेमाल होता है तो दिमाग में बस पानी की पाइपलाइन आती है जो घरों तक पानी लाती है। लेकिन आज के भारत में पाइपलाइन एक बहुत ही क्रांतिकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ पानी नहीं बहता, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और सबसे हैरानी की बात, ठोस पदार्थों को भी इसके जरिए भेजा जाता है। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन से? किसी के लिए भी ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा सा है। लोहे या कोयले जैसे ठोस पदार्थों को पहले पीसकर एक तरल घोल या स्लरी में बदल दिया जाता है। स्लरी? बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मिट्टी को पानी में घोलकर कीचड़ बना दिया हो। फिर उस गाढ़े घोल को पाइपलाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर रिफाइनरियां या बिजली कारखानों तक पंप कर दिया जाता है। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। और इसी तकनीक की वजह से आज बरौनी, मथुरा या पानीपत जैसे शहरों में बड़ी-बड़ी रिफाइनरियां लगाना संभव हो पाया है, जो समुद्र तट से बहुत दूर हैं। सही कहा। अगर ये पाइपलाइन ना होती तो वहां तक कच्चा तेल ट्रेनों या ट्रकों से ले जाना पड़ता, जो कि बहुत महंगा और जोखिम भरा होता। पाइपलाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बिछाने में एक बार मोटा पैसा लगता है, लेकिन उसके बाद इसे चलाने का खर्च लगभग ना के बराबर होता है। बिल्कुल। इसमें सामान की चोरी होने, खराब होने या ट्रैफिक जाम में फंसकर लेट होने का कोई डर नहीं होता। ट्रांसशिपमेंट की जो देरी होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। एकदम सही। और देश में जो पाइपलाइन का जाल है उसमें एक नाम तो बहुत ही खास है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे हम HVJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क है। शुरुआत में ये सिर्फ 1700 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन आज ये 18,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल क्रॉस कंट्री नेटवर्क बन चुकी है। इसे जमीन के नीचे बहने वाली ऊर्जा की एक नदी मान सकते हैं, जो चुपचाप उत्तर और पश्चिम भारत के अनगिनत खाद कारखानों और बिजली घरों को चला रही है। और जब हम ऐसी शांत और छिपी हुई जीवन रेखाओं की बात कर ही रहे हैं, तो जलमार्गों यानी वाटरवेज को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। प्राचीन काल से ही हमारे देश के नाविक समुद्र के रास्तों से व्यापार करते आए हैं, लेकिन आज के दौर में जल परिवहन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये माल ढोने का सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। जब बहुत भारी सामान जैसे कोयला, लकड़ी या मशीनें ले जानी हो तो पानी के जहाज से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर जलमार्ग सस्ता है तो हम अपनी नदियों का इस्तेमाल माल ढोने के लिए ज्यादा क्यों नहीं करते? ये एक वाजिब सवाल है। दरअसल इसके लिए नदियों में साल भर पानी का एक निश्चित स्तर होना जरूरी है, जो हर नदी में नहीं होता। हाँ, भारत में बहुत सी नदियां मौसमी होती हैं। फिर भी भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज मौजूद हैं, और सरकार ने नदियों के जरिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। हाँ, जैसे गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। बिल्कुल। इसके अलावा केरल के बैकवाटर्स में राष्ट्रीय जलमार्ग 3 काम कर रहा है। लेकिन नदियों से परे अगर हम समुद्र की तरफ देखें तो हमारे समुद्री बंदरगाह असल में हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे हैं। और बहुत बड़े दरवाजे हैं। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अगर हम इस दूरी को सड़क पे नापें तो ये लगभग दिल्ली से लंदन तक ड्राइव करने जैसा होगा। वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। इतनी लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और करीब 200 छोटे बंदरगाह हैं। जानकर हैरानी होगी कि देश का 95% विदेशी व्यापार अगर हम मात्रा के हिसाब से देखें तो इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। बिल्कुल। और इन बंदरगाहों का इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो कराची का महत्वपूर्ण बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसका असर सीधा मुंबई पर पड़ा होगा। हाँ, इससे मुंबई बंदरगाह पर अचानक से व्यापार का बहुत भारी दबाव आ गया। उस दबाव को कम करने के लिए ही गुजरात के कच्छ में दीनदयाल बंदरगाह, जिसे हम पहले कांडला बंदरगाह कहते थे, उसे विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ ज्वारीय बंदरगाह का मतलब ये है कि समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की मदद से जहाजों को किनारे तक आने और जाने में मदद मिलती है। एकदम सही। और मुंबई, जो कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, उसके दबाव को कम करने के लिए बिल्कुल उसके सामने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। और अगर पूर्वी तट की तरफ चलें तो विशाखापट्टनम का नाम आता है।
ये एक लैंडलॉक बंदरगाह है। मतलब ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। हाँ, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और सिर्फ एक संकरे रास्ते से समुद्र से जुड़ता है, जिससे यहाँ खड़े जहाज समुद्री तूफानों से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और कोलकाता का बंदरगाह तो एक अलग ही तरह की चुनौती पेश करता है। वो कैसे? ये समुद्र तट पर नहीं, बल्कि हुगली नदी के किनारे एक नदीय बंदरगाह है। वहां दिक्कत ये है कि नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद बहाकर लाती है, जो बंदरगाह के रास्ते में जमा हो जाती है। सिल्ट की समस्या। अगर उस मिट्टी को लगातार हटाया ना जाए तो जहाज जमीन से टकराकर फंस जाएंगे। इसलिए वहां लगातार ड्रेजिंग यानी नदी के तल से मिट्टी खोदकर निकालने का काम 24 घंटे करना पड़ता है। ये तो सच में लगातार चलने वाली एक जंग की तरह है। खैर, जमीन और पानी के इन धीमे लेकिन मजबूत रास्तों से निकलकर अब हम आसमान की तरफ चलते हैं। वायु परिवहन, सबसे तेज रास्ता। आज के समय में हवाई यात्रा को सबसे तेज, सबसे आरामदायक और एक तरह से सबसे प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। हवाई जहाज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसे जमीन की रुकावटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ऊंचे पहाड़ हो, विशाल रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या मीलों फैला समंदर, हवाई जहाज बस उनके ऊपर से उड़ जाता है। अगर हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, जहां जमीन उबड़ खाबड़ है, नदियां अक्सर रास्ता बदल लेती हैं और घने जंगल हैं, वहां के लिए तो हवाई यात्रा किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, और साथ ही ONGC जैसे संस्थानों को दुर्गम इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हवाई यात्रा की ये सुविधा और रफ्तार सिर्फ चंद अमीर लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए? ये बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि लंबे समय तक हवाई जहाज में बैठना आम आदमी के लिए एक सपने जैसा ही था। बिल्कुल। और शायद इसी सपने को सच करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना ने तो क्षेत्रीय विमानन का नक्शा ही बदल दिया। सच में गेम बदल दिया। सरकार ने छोटी दूरी के उड़ानों के लिए टिकटों की कीमत पर एक कैप लगा दिया, यानी एक सीमा तय कर दी कि एयरलाइंस इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकती। और उन एयरलाइंस को घाटा ना हो, इसलिए सरकारों ने सब्सिडी देती है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज देश के छोटे छोटे शहरों से भी लोग हवाई सफर कर पा रहे हैं। जमीन, पानी और आसमान, इन रास्तों ने इंसानों और सामान की दूरियां तो मिटा दी, लेकिन आज के युग में एक और चीज है जिसका परिवहन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सूचना की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। इसे हम देश का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। आज आपको किसी से बात करने या कोई दस्तावेज भेजने के लिए खुद चल के जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डाक सेवा की बात करें तो भारत का डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाँ, और इस डाक व्यवस्था का जो स्केल है वो सच में सोच से परे है। जरा सोचिए, 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के देश में रोजाना कितने लाख खत और पार्सल इधर से उधर जाते होंगे। बहुत विशाल संख्या होगी। अगर इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित ना किया जाए तो ये पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। इसी वजह से बड़े शहरों में चिट्ठियों की बहुत तेजी से डिलीवरी करने के लिए 6 मेल चैनल बनाए गए हैं। 6 अलग-अलग चैनल्स? हाँ, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। आप इसे खातों के लिए बना एक VIP कॉरिडोर या हाईवे मान सकते हैं। ये बहुत ही रोचक जानकारी है। जैसे एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक क्लियर किया जाता है, वैसे ही इन चैनल्स के जरिए जरूरी डाक बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, दूरसंचार यानी टेलीकॉम के क्षेत्र में तो भारत ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पहले जहां फोन करने के लिए STD बूथ पर लाइन लगानी पड़ती थी, वो भी क्या दिन थे। हाँ, आज भारत के दूर दराज के गांव भी STD और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारा जनसंचार का जो नेटवर्क है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्र, वो सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं करते, बल्कि पूरे देश को एक साथ एक ही आवाज में बांधते हैं। बिल्कुल। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फीचर फिल्में बनाने वाला देश है? हाँ, ये तो है। और हमारे यहाँ 100 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में अखबार छपते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अखबार हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में पढ़े जाते हैं। ये सूचनाओं का एक ऐसा महासागर है जिसका कोई और छोर नहीं। और अब तो ये सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि डिजिटल इंडिया सिर्फ इंटरनेट का विस्तार नहीं है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का एक बहुत बड़ा छाता कार्यक्रम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम, सही कहा। इसका एक बहुत ही सीधो और प्रभावशाली सूत्र है,
IT प्लस IT बराबर IT। यानी इंडियन टैलेंट जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है तो वो इंडिया टुमारो बनाता है। वाह, ये बहुत ही शानदार सूत्र है। आज ये डिजिटल फाइबर नेटवर्क देश की सबसे मजबूत और तेज जीवन रेखा बन गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सड़कें, ये मालगाड़ियां, जमीन में दबी पाइपलाइनें और ये इंटरनेट के केबल, ये सब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापार की तरफ। सच कहूं तो इन सब का अंतिम पड़ाव एक ही है, और वो है व्यापार। दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, खुद में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। किसी के पास तेल ज्यादा है तो किसी के पास तकनीक। इसलिए चीजों का लेन देन बहुत जरूरी है। जब ये लेन देन दो देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसे किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। जैसे शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर होता है, वैसे भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी स्वस्थ है ये उसके व्यापार से पता चलता है। एकदम सही तुलना है। व्यापार के दो ही मुख्य पहलू होते हैं, आयात यानी सामान खरीदना और निर्यात यानी सामान बेचना। भारत दुनिया भर में रत्न, आभूषण, रसायन और खेती के उत्पाद बेचता है और बदले में हम मुख्य रूप से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी खरीदते हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसने भारत की तकदीर सच में बदल दी है, और वो है सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ, IT सेक्टर। भारत आज एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर दिग्गज है। हम अपना सॉफ्टवेयर और सेवाएं पूरी दुनिया को बेचते हैं, जिससे देश में अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आती है। लेकिन व्यापार को लेकर एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसे हम घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? अगर आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आपका बजट अच्छा है। उसी तरह जब कोई देश दूसरे देशों से आयात के मुकाबले उन्हें निर्यात ज्यादा करता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बेच कम रहें और बाहर से सामान खरीद ज्यादा रहें तो ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन बन जाता है, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। और व्यापार का मतलब सिर्फ गत्ते के डिब्बों में पैक सामान बेचना तो नहीं होता। आज के समय में पर्यटन भी एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। हाँ, टूरिज्म एक उभरता हुआ व्यापार है। क्योंकि पर्यटन में आप सामान नहीं बल्कि एक अनुभव बेचते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। विदेशी पर्यटक यहाँ सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आते। सही कहा, अब उनकी रुचियां बदल गई हैं। वे हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, आयुर्वेद और मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और प्रसाद जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। पर्यटन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्थानीय लोगों को, जैसे कि हस्तशिल्प बनाने वालों को या छोटे दुकानदारों को, सीधा रोजगार देता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे देश को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़ता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद मुझे यकीन है कि इसे सुनने वाले किसी भी इंसान का अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। अब अगली बार जब कोई भी किसी हाईवे से गुजरेगा या आसमान में उड़ते किसी जहाज को देखेगा या अपने फोन पर कोई पार्सल ट्रैक कर रहा होगा, तो उसे वो महज ईंट पत्थर का ढांचा या कोई ऐप नहीं लगेगा। वो एक विशाल तंत्र का हिस्सा लगेगा। समझ आएगा कि हम एक बहुत बड़े धड़कते हुए राष्ट्रीय तंत्र का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली जीवन रेखाएं बनाते हैं। और इन स्रोत सामग्रियों के आधार पर हमने जो कुछ भी समझा है, उसके बाद एक विचार है जो मैं यहाँ आखिर में छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, आज हम सड़कों, मालगाड़ियों और डिजिटल केबल को अपनी सबसे बड़ी जीवन रेखा मान रहे हैं, लेकिन तकनीक जिस रफ्तार से बदल रही है, भविष्य में जब ड्रोन डिलीवरी सिस्टम से सारा सामान आसमान से आपके घर की छत पर उतरने लगेगा, वाह, वो दिन दूर नहीं। या हाइपरलूप जैसी तकनीक हमें एक शहर से दूसरे शहर कुछ ही मिनटों में पहुंचा देगी, हाँ, तब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या तब हमारी इन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं और भौगोलिक दूरियों की परिभाषा हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगी? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।